और देश प्रदेश में सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां पर 3 जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए। कोटा, बारां, झालावाड़ में युद्ध स्तर पर अब राहत और बचाव का काम शुरू करना पड़ा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि राहत के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। फिलहाल कोटा में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी हुई है। यहां के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इसके अलावा बारां और झालावाड़ के रिहायशी इलाकों का भी हाल बुरा है। यहां भी अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से बारिश यहां पर हुई है, क्या स्थिति पैदा हो गई है। और बारिश लगातार राजस्थान के कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। ये तीनों जिले मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं और यहाँ चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित है कोटा का सांगोद इलाका, जहाँ उजाड़ नदी में आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। आर्मी को भी सांगोद में बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इलाके का दौरा करके राहत कार्य का जायजा लिया। हाँ, सांगोद शहर के अंदर तो बड़ा नुकसान है, क्योंकि एकदम तेज पानी आने के कारण सारा बाजार डूब गया। सारे बाजार में अधिकतम दुकानों के सामान नष्ट हो चुके हैं। निश्चित रूप से इनको कैसे आपदा में सहायता मिल सकती है, हम इस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। झालावाड़ जिले में खानपुर में रूपाली नदी में पानी की आवक ज्यादा होने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पानी मकानों में घुस गया है और सरकारी विद्यालय और कार्यालय भी जलमग्न हो गए हैं। यहाँ यातायात भी प्रभावित हुआ है। केशव राय पाटन में मकान ढहने से 7 लोगों की मौत हुई है। बारां की शाहबाद और किशनगंज में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थिति का जायजा लेते हुए नियंत्रण और राहत कार्य के दिशा निर्देश दिए हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि खत्म हो रहे हैंडलूम को फिर से नई जिंदगी दी जा सके, बढ़ावा दिया जा सके और उसे एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या जो वादे किए जाते हैं, हैंडलूम की स्थिति उस हिसाब से सुधरी है? कम से कम बनारस में तो ऐसा नजर नहीं आता। हैंडलूम के हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए और इसी की पड़ताल करती है हमारे सहयोगी अजय सिंह की ये रिपोर्ट। हैंडलूम पर काम कर रहे इन बुनकरों के लिए हथकरघा सिर्फ साड़ी बनाने का एक साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला है। एक ऐसा हुनर जो रेशमी धागों को बेहतरीन साड़ियों में बदल देता है। इनके हाथों से तैयार साड़ी कभी इनके लिए बच्चे के मानिंद होती थी, लेकिन आज पावरलूम आने के बाद इसका व्यवसायीकरण हो गया है। आज के बुनकर में और कल के बुनकर में काफ़ी फ़र्क है। उस ज़माने में जो हम लोग एक साड़ी या 2 साड़ी बना करके मार्केट में ले जाते थे, तो वो अपने बच्चों की तरह से ले करके जाते थे और उसको उनके यहाँ देते थे। और आज के जो बुनकर हैं, ये धंधा बन गया। ये पावरलूम जब से आया है, ये एकदम धंधे के टाइप से हो गया। अब वो बात नहीं रह गई जो बनारसी साड़ी की बात थी। सन 2000 तक हैंडलूम की हालत ठीक थी, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी से गिरावट आई। 1994-95 की गणना के अनुसार हथकरघा की संख्या बनारस में 75,324 थी, जिसमें 1,24,000 कारीगर काम करते थे और पावरलूम की इकाइयां सिर्फ 1750 थी। वहीं 2009-10 की गणना में हैंडलूम की संख्या घटकर 50 से 52,000 रह गई और कारीगर भी घटकर 95,000 रह गए, जबकि पावरलूम की संख्या बढ़कर लाखों में पहुंच गई। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों के इलाके में अगर हमारे मकान के आजू बाजू में 200-400 मकान है, तो पहले ऐसा होता था कुछ जब हैंडलूम का अपना बुलंदियों पर दिन था, तो स्वर्णिम काल था, तो हम लोग के यहाँ कहीं एक आध शायद पावरलूम दिख जाता था। हर घर में हैंडलूम
की जो है तो आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन इतना वक्त ख़राब हो गया है कि शायद 1-2 घर में आपको हमारे आजू बाजू में हैंडलूम मिले, बाकी सब जगह पावरलूम हो गया है। और कारीगर पहले हैंडलूम के पावरलूम गए, पावरलूम के कारीगर अब प्रस्थान करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो बनारस के अंदर ना हैंडलूम का कोई भविष्य है, ना पावरलूम का कोई भविष्य है, सब बर्बादी के कगार पर इस वक्त। 2009-10 के बाद हैंडलूम की हालत में और गिरावट आई, जो 2015 की गणना से पता चलता है। इस सर्वे से पता चला कि बनारस में सिर्फ 13,407 हैंडलूम ही रह गए हैं और इन पर काम करने वाले बुनकरों की संख्या भी चंद हजार बची है। यह बात हथकरघा के लिए जकार्ड बनाने वाले बबलू की दुकान से भी पता चलता है, जहां हैंडलूम का जकार्ड दुकान में सिर्फ अब नुमाइश के लिए लगा है। पहले तो जितना बन रहा था सब हैंडलूम बन रहा था, अब वो एकदम ख़त्म हो गया। अब थोड़ा जो है बस नुमाइश है, मतलब सैंपल में रखा है और कोई काम नहीं है। अब महीने में 1-8 ठो आ जाता है, 2 ठो बन जाता है। ऐसा नहीं कि हैंडलूम को बचाने के लिए सरकार ने योजना नहीं बनाई। 2016 में स्मृति ईरानी जब कपड़ा मंत्री थी तो बनारस में हैंडलूम दिवस बहुत बड़े पैमाने पर मनाया गया। बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन फिर सब भूल गए। आज भी बनारस में सिर्फ एक छोटे से हाल में चंद लोगों के बीच हथकरघा दिवस की रस्म अदायगी हो रही है। कुछ बुनकरों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया और फोटो खींचकर मान लिया गया कि यह हैंडलूम बच गया। लेकिन यहीं पहुंचे कुछ बुनकर कहते हैं कि यह सिर्फ रस्म अदायगी है। ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सरकार तो स्कीम देती है, लेकिन स्कीम सही बुनकरों तक पहुंच नहीं पाती। इसके लिए सरकार को और प्रयास करना चाहिए। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये रस्म अदायगी है, बुनकरों तक ये फायदे पहुंच नहीं रहे हैं। जो बुनकर लूम पर बैठ के काम करते हैं उन तक ये फायदे पहुंच नहीं रहे गवर्नमेंट के। सिर्फ बनारस ही नहीं, आसपास के जिलों में भी अगर हम देखें तो हैंडलूम की हालत खराब हुई है। मिर्जापुर में 2,602 हैंडलूम बचे हैं, चंदौली में 2,531, भदोही में 1,780 और जौनपुर में तो सिर्फ 20 हैंडलूम ही बचे हैं। कोविड के बाद इसमें और तेजी से गिरावट आई है। ऐसे में हथकरघा दिवस इसे कितना बचा पाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। वेंटिलेटर पर पहुंच चुके हैंडलूम उद्योग को बाहर निकालने के लिए सरकार कई योजनाएं लाई, लेकिन इसके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। साफ है कि इसके रोग के जड़ तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाई और अब तो हालात ये है कि इसकी सांसें थमने वाली हैं। ऐसे में अगर सरकार कोई ठोस योजना नहीं लाती है तो ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में हैंडलूम कहीं म्यूजियम का हिस्सा न बन जाए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। कोविड ने लोगों की जानें तो ली ही है, कई परिवार इलाज करवाते करवाते दिवालिया होने की कगार पर भी पहुंच चुके हैं। कोलकाता में 30 साल के नौजवान मरीज को अस्पताल ने ईसीएमओ सपोर्ट पर रहने को कहा है, जो कि एक तरह का ऑक्सीजन सपोर्ट ही होता है, लेकिन इसका खर्चा रोज का 1.5 लाख रुपए है। डॉक्टरों ने कहा इस सपोर्ट पर अभी और वक्त रहना होगा, लेकिन अब परिवार के पास ये खर्चा उठाने की स्थिति नहीं है। रोज जिज्ञेस वो मुझसे रोज पूछता है कैसी हो माँ। मैं कहती हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें जल्दी ठीक होना है। इनकी आंखों के आंसू नहीं थमते। पति कुछ दिनों के लिए आश्रम गए हैं। इकलौता बेटा जीतपाल 7 जून से अस्पताल में है। 2 जुलाई से फेफड़ों को सहारा देने वाली ईसीएमओ पर है और अगले 30 दिनों तक मशीन पर रहेगा। इसका रोजाना का 1.5 लाख रुपए खर्च आता है और उन्हें पैसा फौरन चाहिए। फिलहाल जितने पैसे हैं, अगर सब कुछ मिला भी लें तो वो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस, परिवार के पैसे, फंड रेजर से जमा की गई रकम, सब 10 दिन चलेंगे। उसका पिताजी का फाइनेंशियल कंडीशन इतना ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी सेल तो अभी बहुत मुश्किल है ना। इस परिवार की हालत कोई अनोखी नहीं है। कोविड की वजह से हजारों लोगों का यही हाल हुआ है। बीमा खत्म हो गया, बचत खर्च हो गई, दोस्त रिश्तेदार सभी मदद कर चुके। अनजान लोगों ने भी मिलाप जैसी साइट्स पर जीतपाल के लिए 40 लाख रुपए जोड़े, लेकिन अब क्या होगा?
No families prepared. कोई परिवार इसके लिए तैयार नहीं होता। बहुत मुश्किल हालात है, नामुमकिन सा है, पर हमने हिम्मत नहीं हारी है। जब हाल में नीतीश अस्पताल उन्हें देखने गए तो जीतपाल, जो गले में लगे ट्यूबों की वजह से बोल नहीं सकते, उन्होंने इशारे से बताया कि बहुत जल्द वो घर आ जाएंगे। अपनी मां से ये हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर खींचने को कहा। जब जीतपाल इतनी बहादुरी से ये जंग लड़ रहे हैं तो उनके दोस्त और रिश्तेदार हौसला कैसे हार सकते हैं। कोलकाता से जीडी शंकर के साथ मोनिदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए लाल किले के मुख्य द्वार को पहली बार बंद कर वहां पर कंटेनर्स की ऊंची ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि ये कदम आतंकी हमलों को देखते हुए उठाया गया है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के सामने जो बड़े बड़े कंटेनर्स की दीवार खड़ी की है, उसे स्वतंत्रता दिवस से पहले सजाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कंटेनर्स की दीवार पर स्वतंत्रता दिवस की थीम से जुड़ी पेंटिंग्स की जाएंगी। 15 अगस्त के मौके पर लाल किले पर सुरक्षा इस बार अभूतपूर्व होगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि लाल किले के मुख्य द्वार को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है। न सिर्फ बंद कर दिया है, बल्कि मुख्य द्वार पर बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए हैं। आप देखें कि कंटेनर के ऊपर कंटेनर है, 3 से 4-5 लेयर तक कंटेनर काफ़ी हाइट तक ऊपर तक लगा दिए गए हैं। और दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि इस बार जो आतंकी खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी को देखते हुए ये कंटेनर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जम्मू में ड्रोन से अटैक हुआ था, उसके बाद से यहाँ भी एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे कोई ड्रोन से हमला ना कर पाए। 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के अंदर कोई घुसने का प्रयास ना कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने लाल किले के गेट के सामने कंटेनर्स की ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। कंटेनर्स की इस दीवार की वजह से ना तो कोई लाल किले के अंदर दाखिल हो पाएगा और ना ही कोई अंदर झांक पाएगा। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दी है। दरअसल 26 जनवरी को किसान आंदोलन के समय लोग लाल किले में घुस गए थे और हिंसा हुई थी। 15 अगस्त को ऐसा कुछ न हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से ही सतर्क है। पुलिस के मुताबिक किसान आंदोलन के बहाने विदेश में बैठे कुछ खालिस्तानी आतंकी भी हमले की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस ने आतंकी संगठनों से जुड़े फरार आतंकियों के जगह जगह पोस्टर लगाकर दिल्ली के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।